कैसे आवाज आ रही है सबको? यस सर। जस्ट वन सेकेंड। आज को होस्ट नहीं है। हाँ, सर को होस्ट नहीं है आज। नहीं अभी लॉगिन किया मैंने, रुक जा। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है अच्छा, लास्ट टाइम हमने वो टाइम वाला प्रॉब्लम किया था जिसमें टाइम टू एम्प्टी किया था। उसके बाद हम ये देख सकते हैं एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोग इसको ट्राई करो। अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें जो है कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना पड़ेगा इसमें। सो यू हैव टू बी अ लिटिल दिस थिंग अबाउट इट। जस्ट एक yeah, let me actually leave this as a homework for you later. Let me teach you one other related concept. फ्लो से ही रिलेटेड एक सिस्टम होता है, तो इसको मैं पहले बता देता हूँ और फिर हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So this is called a pitot tube, and the basis of the pitot tube is that, let's say, ये वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करके देखोगे। That I have, for instance, सर हाँ सर एक वो भी था ना फ्लूइड्स में, आई थिंक पहले कहीं पढ़ा था कि जिसमें लगे एक ही ट्यूब को दो अलग लेवल्स के बकेट से कनेक्ट तो वाटर फ्लो होता है उसमें, हाई लोअर लेवल हाँ टू हायर लेवल। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ साइफन। वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एल शेप ट्यूब होती है हमारे पास, और ये एल शेप ट्यूब जो है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा समटाइम्स दे हैव लाइक जब पाइप डाल रहे होते हैं घर में, सो पीवीसी का पाइप होता है, एंड देन समटाइम्स दे हैव टू मेक द पाइप गो एट 90 डिग्रीज, सो देयर इज लाइक अ एल शेप्ड कनेक्टर फॉर द पाइप। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज ओपन एट दिस एंड, but at this end it has been closed except for a tiny hole in the middle, right? So मतलब अगर पर्सपेक्टिव में इसको देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का चीज है।
ऐसा कुछ पाइप टाइप है और यहाँ पे छोटा होल है इसको, ठीक है, और इसको पानी में डाला है हमने। अब अगर फॉर इंस्टेंस मान लो कि ये पानी स्टिल है और ये ऑब्जेक्ट, इसको पीटो ट्यूब बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी अगर पानी में स्टिल है तो इसके अंदर जो वाटर का लेवल होगा वो कहाँ पर होगा? Same as outside. Same as outside, because if this is open at the top, then there is atmospheric pressure here and atmospheric pressure here, and pressure in the liquid at the same level must be the same. So therefore it must be the same level as this. I mean, having a small hole or having a complete opening makes no difference then. It is one and the same situation, right? लेकिन actually जिस पानी में इसको डाला है वो still water नहीं है, वो flowing water है at some speed. So let's say the water is flowing at some speed v. And the pitot tube is then introduced into the water with its open end facing the flow. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हायर लेवल होगा। हाँ, तो इसमें हायर लेवल होता है, इनफैक्ट पानी यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो पानी यहाँ से कुछ स्पीड से बाहर निकलेगा लाइक अ जेट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड देन द प्रॉब्लम कैन बी हाउ हाई डज द वाटर गो और व्हाटएवर, व्हिच इज एसेंशियली अबाउट फाइंडिंग द स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट है, द न्यू थिंग टू लर्न हियर इज दैट व्हाट हैपेंस इन द बिगिनिंग इज, सो एज यू पुट दिस इन द water comes in and the water fills up the pitot tube and goes all the way up till the top. But eventually, since there is a very small opening at the top, all of the water cannot simply rush out of there. Then immediately what happens is, as the water gets there, there is a blockage. So water then starts, I mean, it rushes in the beginning, मैं कह रहा हूँ, वो पानी अंदर घुस गया होगा इसमें और फिर पूरा ब्लॉक होके यहाँ तक ब्लॉक हो जाएगा ये। तो जो additional और पानी आ रहा है, once the whole thing is filled with static water, then the water coming in from behind sees this end as completely blocked, like it sees water which is still, like a wall of water. It is not completely static because water is still going out from here, but again, if you apply continuity equation between this point and this point, then since very little water is coming out of here, this surface will be moving extremely slowly, so we can almost say that it is at rest. This is the same thing as, so you have a tank and it has a huge cross section and then a tiny hole, water is coming out, but since the cross section of the tank is huge, the surface seems to hardly be moving at all. तो वही लॉजिक इसमें है कि पानी पूरा यहाँ तक फिल हो गया, फिर पानी निकल रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ जो उसका एंड है, सरफेस जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सरफेस है वो पानी का, वो बेयरली मूविंग है, तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि वो जीरो वेलोसिटी पे चल रहा है। अब जो एडिशनल पानी आएगा उसके साथ ये होने वाला है कि once it sort of gets there, since it can't really go inside, you form stuff like this. तो ये पानी बाजू बाजू से निकलने लगेगा। सर बट अभी अंदर क्यों नहीं जाएगा बाद में? अंदर जा रहा होगा, अंदर एक स्ट्रीमलाइन तो अंदर जा रही होगी एटलीस्ट, क्योंकि कुछ पानी तो वहां पहुंचता ही है, बट मोर देन वन स्ट्रीमलाइन नहीं जा रही होगी बिकॉज पूरा बंद हो चुका है ये, और फिर उसके पीछे भी पानी जो है चोक हो चुका है, तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन बन गया है, sort of you could imagine like a triangular shaped region of water which is still, जिसके ऊपर से पानी अब रश कर करके दोनों तरफ जा रहा है। सर एक स्ट्रीमलाइन इसलिए ले बिकॉज पाइप का थिकनेस नेग्लिजिबल ले रहा है। एक स्ट्रीमलाइन से मेरा मतलब, आई मीन इट्स नॉट, लेट्स नॉट गेट हंग अप ऑन वन स्ट्रीमलाइन और टू स्ट्रीमलाइंस और द एब्सोल्यूट नंबर। My point is that there must be at least one streamline going because some water is coming out. Right, sir. So there has to be some flow going through the thing, but it is not many streamlines going in because eventually where would they terminate? You can't suddenly bring them to rest. You can't have a flow which is abruptly ending. And so if a very small, या दूसरी चीज ये होती है which is not really the case here. देखो एक सिनेरियो ये भी होता है कि, बट अभी उसको छोड़ देते हैं, let me not confuse you further, let us focus on this. So what happens is ये जो रीजन बन गया है यहाँ पे जो पानी है ये sort of static है, I mean practically speaking वो completely static cone of water नहीं है, उसके अंदर भी काफी सारा randomized motion है, but there is no sort of systematic flow motion. So this region is called the stagnation zone. इसमें जो है फ्लो स्टैग्नेट हो चुका है, राइट? एंड
sometimes, and so molecules of water in this are sort of bouncing around. They might get caught up in one of the flow lines and go away, but then somebody else will take their place. So it might not remain the same molecules, but it will always remain the same amount of water that is sort of forming a kind of a tapered shape which is static there. It has to become like tapered because the flow from this side has to smoothly then go past it. अगर सामने अब्रप्ट वॉल ऑफ वाटर, अगर सामने अब्रप्ट फ्लैट सरफेस होगा तो पानी का जो फ्लो होगा वो लैमिनार नहीं होगा, क्योंकि अब्रप्टली वहां पे जाके एंड हो जाएगा, तो कुछ टर्बुलेंस हो जाएगा, और एक बार वो टर्बुलेंस जब बिल्डअप होते होते एक स्मूथ शेप में फॉर्म हो जाएगा तो फिर बाजू बाजू से निकलता हुआ पानी वापस से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. ये तुम लोग समझ रहे हो जो मैं भी बोल रहा हूँ? यस सर. इट्स लाइक सेइंग कि अगर कहीं पानी का फ्लो चल रहा होता किसी जगह पे और अचानक से तुम उधर में मान लो पानी का शीट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पर सरफेस पे, अचानक से तुम एक वहां पे प्लाईवुड का पीस को फंसा देते हो ऐसे वर्टिकली, तो क्या होगा कि शुरू का पानी तो पहले आके यहाँ पे अजीब अजीब से करंट्स फॉर्म करेगा, यहाँ पे टर्बुलेंस हो जाएगी, लेकिन फिर सॉर्ट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पानी का शेप यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा और बाकी पानी फिर उसके अराउंड स्मूथली जा सकता होगा. बट सर वही जो स्टैटिक है वो भी इवेंचुअली तो वहां से निकलेगा ना और रिप्लेस हो जाएगा. नहीं, वो तब जब तक ये फ्लो चलता रहेगा तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अब वो सॉर्ट ऑफ फीचर का पार्ट बन चुका है. इट इज लाइक ब्लॉक्ड ओवर देयर. Yeah, so it is kind of like part of the thing, and now the rest of the water has now created a new laminar flow around this feature. ठीक है? Yes. तो वही चीज यहाँ पर भी हो जाती है. ये जो है इसको हम स्टैग्नेशन जोन बोलते हैं. एंड इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग चलते हुए आ रहे थे एंड दे वर रशिंग. मान लो मॉर्निंग रश टाइप हो रहा था कुछ दादर स्टेशन, और फिर जो है यहाँ बीच में सो पीपल आर रशिंग ब्लाइंडली, but then बीच में एक sort of maybe small corridor जाती है which turns to the right, and maybe there is like a one person going in type of thing ahead, right? जहाँ से एक बार में एक ही जा सकता है, maybe वहाँ पे वो turning door है या ATM है या whatever, like there is not, you don't have that much of an outflux as you have an influx from this side. तो अब क्या हो जाएगा कि जब लोग आएंगे दौड़ते हुए, फिर जो लोग कॉरिडोर में चले जाएंगे वो यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन क्योंकि आगे उतना फास्ट नहीं निकल रहे हैं तो फिर वो क्राउड बन जाएगा, ऐसे करके क्राउड पाइल हो जाएगा, फिर क्राउड हो जाएगा यहाँ पे. तो अब जो लोग फर्दर पीछे से आ रहे होंगे वो देखेंगे कि एक स्टैटिक ग्रुप ऑफ पीपल का बैक उनको दिख रहा होगा जो खड़े हुए हैं भीड़ में, राइट? और फिर उसमें क्या हो रहा होगा कि जो लोग अब दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक विद एक्चुअल ह्यूमन पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ फोरसाइट, दे कैन सी फ्रॉम हियर कि आगे भीड़ है तो अपने को इधर जाने का है, लेकिन ये तो ब्लाइंड मॉलिक्यूल्स हैं, सो दे विल एंडलेसली गो देयर टिल इट्स टू लेट, राइट? सो सम मॉलिक्यूल विल स्ट्रेट अवे कि उसके सामने वाला इधर कट लिया, लेकिन वो एकदम से यहाँ निकला तो देखा आगे रास्ता बंद है तो यहाँ फंस गया है वो. तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ फंस जाएंगे, एक सॉर्ट ऑफ chaotic ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे हो जाएगा which have no purpose, like they are not really part of this group but they are now caught in that thing. तो वापस क्राउड में घुसने का कोशिश करेंगे so that they can then go. So this group of people is what we are calling the stagnation zone. और ये हर केस में होता है eventually if you take some kind of a flow and you put some kind of a shape or obstruction in the path of that flow which is not a naturally streamlined shape, then first of all the flow will become turbulent, some water will pile up in some places so that you get a smooth shape, and then the flow will sort of resume with a new kind of a streamline form. ठीक है, लेकिन हम ऑब्वियसली ये इसका फॉर्मेशन में डिस्क्राइब कर रहा था, हम इंटरेस्टेड इसमें है कि जब ये हो चुका है, ऑलरेडी स्टैग्नेट हो चुका है पानी, ऑलरेडी इसमें स्लोली एक चल रहा है, ऑलरेडी यहाँ से निकल रहा है और ऑलरेडी यहाँ बाजू से स्मूथ मोशन हो रही है, अब ये स्टेज चल रही है, ये एक स्टेडी स्टेट है, इसमें हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं. मतलब ट्रांजिशन स्टेट हम नहीं पढ़ने वाले ना? कौन सा? वो नॉर्मल जैसे नॉर्मल से वो स्टेडी स्टेट में वो वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, हम वो नहीं पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो जनरली जो है, टर्बुलेंट फ्लो हम नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता. I mean टर्बुलेंट फ्लो is not something which is a solved problem or which has a nice equation or anything. It's just a very complicated issue. So in fluids we are very limited in what we can study and what we can write equations for. And so streamlined or laminar flow is something that we can write equations for. Turbulence is generally a poorly understood phenomenon even at this point. So but there is turbulence. All we can say with some confidence is that there will be some turbulence and then eventually you will achieve laminarity again. Water will sort of, because it's not a solid object, it has a bunch of molecules which are all free to move, it is very flexible, so water or liquid will eventually achieve laminarity after that turbulence is gone. If you give it some time, you will achieve a new laminarity, and then we can study that or write equations. You have to remember that Bernoulli's equation and continuity equation, both of them are written
only in the same connected streamlines. So if you don't have streamlines, if you have some mess here, you can't take a point here and a point in this region and connect them via Bernoulli's or continuity. Bernoulli's and continuity equation connect 2 points, or you can only write it for 2 points which lie on the same streamline. They must be part of the same flow, right? So, Sir, हाँ. So in that tube in the left which I've drawn, so the streamline which is one streamline, one of many X streamlines are flowing. So other than that, all the water inside the tube is at rest. All the water is sort of at rest. You could say that some of the molecules from there could participate in it, but then if somebody from here goes into this, then somebody else will take their shape here. अगर कोई एक आदमी यहाँ से निकलता है तो एक आदमी की जगह पीछे खाली हो जाती है, तो इस फ्लो में से एक आदमी उसमें घुस जाना चाहिए. So we do know that there is some supply and outflow. We might not know the complete detail of what's going on inside, but we know for a fact that since water is constantly coming out of here, then there must be some streamline along which we can write continuity in Bernoulli's. सर मुझे नहीं समझा, वो एक आदमी वाला कौन सा चीज, क्या चीज? सर वो एक आदमी घुस गया. नहीं, एक थोड़ा स्पेसिफिकली बोलो ना, क्या चीज का तुम्हें नहीं समझा? लाइन में एक आदमी वो वहां से घुस गया तो पीछे से. ये पूरा क्राउड हो गया है, पूरा जैम पैक हो गया है. अब अगर यहाँ से एक आदमी भी निकलता है तो ये ग्रुप थोड़ा तो आगे चलेगा ही ना. थोड़ा सा एक आदमी के लिए तो जगह बनेगी, तो फिर somebody has to fill that up. यानी for every one person that gets out of here, somebody from here gets in. So we know that there must be some streamline. सर मतलब वो स्ट्रीमलाइन को छोड़ के कोई मॉलिक्यूल चला गया तो नहीं, वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ. हमें हो सकता है एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता हो कि अंदर क्या हो रहा है. Maybe I don't know that it is actually. I am not saying that I know for a fact that it is the same line of molecules which are just continuously and these guys are just sort of statically waiting there. Maybe it is that कि जब ये line of people निकल रहा है तो कोई उसमें घुस जाता है यहाँ से, क्योंकि पूरे टाइम pushing तो चली रही है, तो suddenly somebody pops into that space and then gets out. But उससे यहाँ पे खाली हो जाएगा और कोई इसमें से उधर घुस जाएगा. So it is effectively as good as assuming that there is a connected streamline. Okay, sir. You understand? मतलब I don't have to know the exact detail. All I have to know is that water is constantly coming out from this hole. It must be getting replenished somehow, and the only sort of replenishment that can occur is from this side. So I know that there exists at least one streamline. The point is not that I know which streamline it is or it is this streamline. The point is I know that there exists some streamline. How are things actually occurring is too much detail, or maybe I don't understand it properly, or maybe it's too complicated. But since there is water in and water out, some flow is occurring, some streamline is there. Therefore, I can pick a point here and I can pick a point here and connect them via continuity and Bernoulli's equation. ठीक है, तो ये वाला part तुम लोग करोगे, but I will guide you a little. Let me say this problem has a certain number of features. One is this height, which we will call h, which is how high the pitot is above the surface of water, and one depth we will take as y. Sir, what if the hole was large? तो सब streamline flow होती है, right? मतलब जितना बड़ा है उतना. हाँ, अगर होल लार्ज होता तो जो भी इसमें जा रहे होते, जब ये पहले ऐसा फ्लो दिखता था, सब पैरेलल लाइंस थे. Yes. तो उनमें से जो भी इसमें एम्ड होते वो सारे अंदर चले जाते. Yes, sir. सब पैरेलल लाइंस जब भी थे, और अगर ऊपर से सारे लाइंस पैरेलल निकल सकते हैं, तो जितने भी इसमें एम्ड थे वो सारे, अगर ये अपना क्रॉस सेक्शन मेंटेन करता हुआ जाता है, तो then they would all of them would have gone in and all of them would have gone up, and nothing would have changed for the rest of the flow. Those guys would not even have realized that there is some obstruction sitting in the water. Only when you start obstructing here do things start to change here. You can sort of look at it as a transition. ऐसा सोचो कि एक दूसरा एग्जांपल ले लो. If you want to sort of connect it smoothly from one extreme case to another extreme case, you can say कि मेरे पास पानी का फ्लो है जो constantly एक तरफ फ्लो चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सॉरी. एंड लेट्स से मैंने उसमें पहले एक ऐसा ट्यूब डाल दिया. मान लो पहले मेरा स्ट्रीमलाइन पानी जो था वो ऐसे चल रहा था, ये स्ट्रीमलाइन है, ये स्ट्रीमलाइन है. तो अब अगर इधर एक स्ट्रीमलाइन था और इधर एक स्ट्रीमलाइन था, तो दे डोंट, आई मीन द पाइप
changes nothing for the flow if the pipe is like this. You understand? ये सर नेग्लिजिबल थिकनेस में कुछ नहीं होगा. पाइप का नेग्लिजिबल थिकनेस है तो पाइप का वहां होना और नहीं होना एक सेंस में बराबर बात है. Nothing for the flow has changed because the pipe is not posing any kind of an obstruction. But let's say now you have some kind of a controller which in real time will start closing this end. So as you start closing this end or as you start narrowing this end, मान लो कि तुम इसको टेपर कर सकते हो, तो जैसे जैसे टेपरिंग करते जाओगे तो फिर यहाँ पे जो है सॉर्ट ऑफ वो होने लगेगा कि तुम मान लो इसे बंद कर रहे हो इसको, तो फिर इसके अंदर जो है पाइल अप होने लगेगा कि अगर तुम इसमें ऐसा पाइप घुसा देते हो जो इतना बंद है, तो पहले जब पानी जो स्ट्रीमलाइन सीधे यहाँ जा रहे थे उनका क्या होगा, वो अब सीधे नहीं निकल सकते, तो वो यहाँ पे टकरा के टर्बुलेंस कर देंगे, वो यहाँ फिर यहाँ पे स्टैग्नेशन जोन बन जाएंगे, तो एक स्टैटिक पानी का ऐसा शेप इसमें बन जाएगा. समझ रहे हो? एक शेप बन जाएगा, ये पानी है और इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो अब यहाँ पे फंस गए हैं. अब बाकी पानी जो है इसमें से स्मूथली जाता होगा, मे बी नाउ इट गोज लाइक दिस. सब बड़े वाले ओपनिंग पे स्टैग्नेशन जोन नहीं बनेगा जैसे लेफ्ट वाले में बना था. डिपेंड करता है. अब जैसे जैसे होल बड़ा होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा तो फिर ये पाइल अप और बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट पे यहाँ भी आ जाएगा. ये हमारा होल, तो एक्चुअली ये ड्राइंग is more like a hole which is let's say half the cross section. This is really a hole that is negligible. It is a pinprick. Understood. So ये थोड़ी comparable से देखने में लग रहे हैं drawings, but this is an extreme scenario, and this is basically a reasonable kind of scenario where the hole is sort of substantially large. दूसरा extreme case ले लो कि पाइप का एंड को तुमने पूरा बंद कर दिया, तो होल भी नहीं, स्टैग्नेंट होगा, कुछ भी नहीं है, तो सारा पानी जो इसमें घुस रहा था वो ब्लॉक हो गया और प्लस पीछे वो सॉर्ट ऑफ स्मूथ शेप और बन गया ऐसा. गेटिंग इट? यस सर. और अब जो पानी है वो ऐसे ऐसे जा रहा है क्योंकि अब अंदर कोई स्ट्रीमलाइन जा नहीं सकती है. So, but this is just sort of to give you a rough idea. You should not really get too much into this detail because when you are solving the problems, none of the problems at your level actually depend on whether it is this case or this case or this case. Even when you talk, so when we were talking about a tank जो empty हो रहा है from a hole at the bottom, at that point, maybe some of you thought about it. I don't know if you realize this. Even this is not really a well-defined flow. Like if this surface is simply going down, how could it possibly be all coming out from a tiny hole? Like if you're saying the surface is going down, then these are all streamlines. So actually slanting हो गया सब. तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमलाइन कहाँ जाके गायब हो जाएंगे. तो एक्चुअली ये कंटेनर ऐसे खाली नहीं होगा, ये कंटेनर ऐसे खाली होगा कि इसमें भी बहुत सारा फ्लूइड जो ये है ये अभी पहले खाली नहीं हो पाएगा. पहले ये सारा फ्लूइड स्टैटिक हो जाएगा एक सेंस में और अंदर जो है एक लैमिनार फ्लो बन जाएगा. तो पहले बीच का खाली होने लगेगा. अब जब बीच का खाली होने लगेगा उसमें से स्ट्रीमलाइन होके, तो फिर जब ऊपर खाली जगह हो जाएगी तो जो ऊपर यहाँ पे साइड में चढ़े हुए हैं वो लोग भी उसमें गिरेंगे. लाइक इफ यू हैव सीन कॉफी बीन्स गोइंग डाउन. अब कॉफी बीन्स वाला कंटेनर तो एक्चुअली उन्होंने शेप ही उसको नीचे से स्ट्रीमलाइन किया हुआ होता है. बट लाइक द सैंड ग्लास, गुड आइडिया एक्चुअली ओम जो तू कह रहा है. सैंड ग्लास में जैसे सैंड जाता है, द ओनली डिफरेंस इज the sand glass is actually shaped in the shape of what the streamline flow would look like. But the point is, even if you did not shape it like that, but shaped it like a stupid block, yet it would assume that hourglass shape because that is the streamline shape. And then once that part has sort of emptied or partially emptied, will these people then start to fall into and participate, and then the whole thing will empty. फिर यहाँ के कोना कोना में जो बच जाएगा वो फिर लोग खाली हो जाएंगे. अब वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि लिक्विड, तुम इमेजिन कर सकते हो इसमें लिक्विड में भी वेरिएशंस हैं. लाइक इफ इट इज वाटर, nothing should be left over on this side also because water cannot sustain any height without support. लेकिन अगर ये सैंड है या ग्रेवल है या मार्बल्स हैं तो पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ये पूरा खाली ही नहीं होता, बीच का पार्ट खाली हो जाएगा और कुछ कुछ यहाँ फंसा रह जाएगा, ट्रैप्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल. सो दैट इज देन अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट इज ट्राइंग टू फ्लो थ्रू. How much weight it can hold. How much weight it can hold, whether it's very viscous, whether it's very flowy, whether it's dense, whether it's light, all of those properties come into picture. My point is, flows are always, I mean, once a flow gets some time, it eventually achieves some or the other form of streamline nature or laminarity. अब हम मोस्टली उसको इग्नोर कर रहे होते हैं. जब तुम टैंक का प्रॉब्लम कर रहे होते हो तो तुम ये नहीं सोच रहे होते हो कि पानी ऐसे खाली हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे ही खाली हो रहा होता है. बट हमारे लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द स्पीड ऑफ वाटर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू दैट मच डिटेल. ठीक है. सो अब मैं इसको प्रॉब्लम की तरह तुमको देता हूं, तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो. सॉल्व ये करना है,
ये हाइट h है जहां से पानी निकलेगा, सॉल्व तुम्हें ये स्पीड निकालनी है, पानी का फ्लो का स्पीड v है, बोल देते हैं कि ये जो यहाँ स्पीड से निकल रहा है ये मान लो v प्राइम से निकल रहा है, v प्राइम इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड, सो यू गाइस विल फाइंड इट. Do you want me to at least give you a hint about which points you can apply Bernoulli's equation, or do you want to attempt it first and then we'll discuss? एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं. ठीक है, तुम लोग ट्राई करो. y और- तुम्हारे आंसर में आ सकता है, b तुम्हारे आंसर में आ सकता है, h तुम्हारे आंसर में आ सकता है, और ऑफ कोर्स g तुम्हारे आंसर में आ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ग्रेविटी का ही है. यू आर ट्राइंग टू गेट वाटर अप अगेंस्ट ग्रेविटी, यू आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द फ्लो टू रेज द वाटर अप अगेंस्ट ग्रेविटी. v prime, you have to find v prime, Tejas. You have to find v prime in terms of h, g, y and v. ठीक है, आंसर्स तुम लोग को-होस्ट पे भेजना. सेंड योर आंसर्स टू को-होस्ट. सर जो v प्राइम से जो वाटर बाहर निकल रहा है वो पॉसिबली वापस वही होल से अंदर जाएगा और ऑल ऑब्स्ट्रक्शन वो सब हो सकता है, वो सब हो सकता है, once it falls back and all of those kind of things, but that's for much later. I mean, let's just focus on the fact that because eventually once you give a problem, once you give a physical situation some finite time, things will eventually change. Usually we are interested in what happens at t equal to 0, or what happens when you begin. Chinmay, cross sectional area of the pipe will have an effect, but like I said, you can assume in your solution, this I'm giving to you as part of the problem statement, you can assume that the cross section of the hole is basically negligible compared to the cross sectional area of the pipe. तो इसलिए तुम्हें ना उसकी एरिया की जरूरत पड़ेगी ना उसकी एरिया की जरूरत पड़ेगी, रेशियो की पड़ेगी, और रेशियो जो है 0 है प्रैक्टिकली स्पीकिंग. Whole area is much less than cross section of pipe. स्नेक करेक्ट आंसर है तेरा, पार्थ गलत है. नहीं एकांश, नहीं होस्ट पे कोई भेजा अभी, होस्ट पे मत भेजो, को होस्ट पे भेजो. आई कांट सी दैट ऑन द फोन. somebody just send me an answer, please send it to co-host. एकांश, डेंसिटी का रेलेवेंस नहीं होगा, and you will see why, because density will figure here also in the kinetic energy, but it will also figure in the potential energy. I mean, you can very well imagine that if it's a denser liquid, it will be harder to throw it up, but it will also have a bigger pushing force. It's really the liquid that is driving itself up, so its density ought to not matter, right? नहीं आइविन, वो y का फैक्टर तेरा सही नहीं है, चेक करो. बिना करेक्ट आंसर है. श्रेया, स्टैग्नेशन जोन क्या शेप होगा? वो पैराबोलॉइड नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि कैसा शेप बनेगा, बट it is usually, we can find it kind of, but let's not get into that, उसको जाने दो अभी. पार्थ, जो तू बोल रहा है ना कि एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स तुम लगा सकते हो, लेकिन अब तुम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाओगे जब बर्नौलीज इक्वेशन is the conservation of energy equation adapted to fluid mechanics, right? So use that. That is exactly what it is, conservation of energy. श्रिया करेक्ट आंसर है. पार तेरा y, उसमें y वाला फैक्टर करेक्ट नहीं आएगा. क्षितिज करेक्ट है, मिराज y वाला फैक्टर गलत है. ओम y वाला फैक्टर गलत है. अर्नव y वाला फैक्टर गलत है. सर अलग उसमें क्या गलत है? सबका आई थिंक कॉमन ही मिस्टेक हो रहा है. आई थिंक वो इसलिए आ रहा है बिकॉज
आइवन करेक्ट है अभी। रिदम चिन्मय दोनों का वही गड़बड़ है वाई वाले फैक्टर का। वरुण वाई वाला फैक्टर गलत है। श्रेया करेक्ट आंसर है। रायन गलत है, अनवय गलत है, तेजस करेक्ट है, तने गलत है। मिराज करेक्ट है, शिरीन करेक्ट है, अर्नव गलत है। हर्षित गलत है। कुने गलत है। प्रांजलि गलत है। आई थिंक जिसको भी मैं गलत बोल रहा हूँ उन सबके में वाई का टर्म आ रहा है, और वाई का टर्म तुम लोग इसलिए गलत लिख रहे हो प्रॉब्ली क्योंकि अर्नव करेक्ट है भी। यहाँ का प्रेशर तुम लोग करेक्ट नहीं लिख रहे हो। देवयानी करेक्ट है। पार्थ करेक्ट है। सिद्धांत करेक्ट है। परिजात करेक्ट है। अनवय करेक्ट है अभी। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक प्रॉब्लम देता हूँ उसको पूरा करो स्क्रैच से। इसमें जो है मतलब वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ का एक पॉइंट लेके और वहां का एक पॉइंट लेके, बट आई विल टेक वन पॉइंट हियर जस्ट टू बी इलस्ट्रेटिव अबाउट इट। आई विल टेक वन पॉइंट हियर which is in the flow, let me call it A. I will take one point just inside this thing जहाँ पे flow static हो गई है और जहाँ पे rather surface वो रुक सा गया है।
और फिर तीसरा पॉइंट मेरा है जस्ट आउटसाइड एज ऑलवेज, जब वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं कि एटलीस्ट इस फ्लो में से आता हुआ एक स्ट्रीमलाइन तो अंदर घुसता होगा, इसीलिए ए और बी एक स्ट्रीमलाइन पर आते हैं, और बी और सी तो एक स्ट्रीमलाइन पे आते हैं क्योंकि ये पूरा एक फ्लो है, राइट। यहां से यहां तक ये वही प्रॉब्लम है जो टैंक के एम्प्टी होने का प्रॉब्लम होता था। अगर तुम ऐसे सोचोगे इसको, तो ये बड़े से क्रॉस सेक्शन का टैंक है और जो छोटा सा होल में से एम्प्टी हो रहा है। द डिफरेंस इन दैट प्रॉब्लम यूज्ड टू बी देयर यूज्ड टू बी ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन, एंड ग्रेविटी जनरेटेड द प्रेशर टू सॉर्ट ऑफ eject the liquid out. In this case, gravity is actually this way. So what we are using as a pushing force here is the momentum of all the flow. ये पानी तो स्टैटिक हो गया है, लेकिन उसको प्रेस करके, जैसे तुम सिरिंज को प्रेस करते हो तभी पानी इधर से तेज स्पीड से निकलता है, तो वो अचीव कर पाने के लिए मुझे इसको यहाँ पे प्रेस करने की जरूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि इधर एटमॉस्फेयर होता है, वैसे एटमॉस्फेयर इधर भी होता है। यूजुअली क्या होता है, वर्टिकल फ्लो में ग्रेविटी का यूज कर रहे होते हैं हम, उसका वेट उसको प्रेस करके निकाल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो वेट एक्चुअली अगेंस्ट है हमारे, हमें वेट को ओवरकम करना है। तो जो ऊपर से आता हुआ फ्लो है, उसका जो मोमेंटम है, दैट प्रोवाइड्स द प्रेसिंग फोर्स, एंड दैट पुशेस द वाटर एंड देन कॉजेज इट टू इजेक्ट आउट फ्रॉम हियर एट अ हाई स्पीड। हाँ, सेतु करेक्ट आंसर है। तो मैं पहले बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और फिर लगाऊंगा बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में लगाने से आंसर मिलेगा, लेकिन ए एंड बी के बीच में लगाने से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा जो तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम में यूज करोगे, विच विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट बी। ठीक है, तो applying Bernoulli's at A and B. अब A और B क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो उनमें रो जी एच का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस इसमें आएगा कि यहाँ पे एक हाफ रो वी स्क्वायर का टर्म होगा और यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अंदर का पानी प्रैक्टिकली स्टैटिक है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर उधर 0 है, प्लस रो जी एच उधर 0 है, इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच उधर भी 0 है। मेक सेंस? So the first thing you learn here is, and in fact that is the main principle of the pitot tube, is that pressure at B, which is just inside, exceeds the pressure at A by this term. On the B side, just inside the pipe, there is no speed. That speed term has become a part of the pressure. So the pressure inside is bigger than the pressure outside by this extra term. This extra term is the kinetic energy with which the fluid is coming. So what has happened is, एक सेंस में जो अंदर पानी है, जो स्टैटिक पानी है, वो ना केवल बाहर का पानी का स्टैटिक प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है, पीबी पीए, बट वो पीबी जो है ऑल्सो इतना सारा आता हुआ पानी का मोमेंटम को भी बैलेंस किया हुआ है। दैट्स व्हाई द प्रेशर हियर एक्सीड्स दिस प्रेशर। ये स्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी स्टैटिक प्रेशर है, लेकिन इधर का स्टैटिक प्रेशर बाहर का स्टैटिक प्रेशर और बाहर का मोमेंटम दोनों को ही हैंडल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज द बिगर प्रेशर. So that is an important thing to understand in the functioning of the pitot tube, is that the pressure inside, anytime you have a kind of a stagnation forming and then the flow stops, the pressure just inside exceeds the pressure outside because all of the fluid is still banging into it. Make sense? And then I can apply Bernoulli's between B and C. In fact, I could have applied Bernoulli's directly between A and C to get the answer, but I wanted to show you what's happening at B also. तो B और C के बीच में जब लगाएंगे तो B की साइड पे PB होगा, हाफ रो वी स्क्वायर नहीं होगा और रो जी एच भी नहीं होगा। C की साइड पे क्या होगा, PATM प्लस हाफ रो V प्राइम स्क्वायर प्लस रो G H plus Y. Do you all understand why? Yes, sir. Compared to where B is, C is at a height of H plus Y from there. And of course you have half rho V prime square also, which you don't have here. अब ये और ये चीज सेम ही है, तो इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन अब PA बचा है. Now if you ask,
If I ask you what is the value of PA, pressure at A, वो कितना हो सकता है? Pressure at A Rho I G. Rho Gy. is simply PATM plus rho Gy. Do you understand? Yes, sir. Pressure at A is simply the atmospheric pressure plus rho Gy. You could say कि flow में तो हमें बोला था कि rho Gy नहीं लगाते हैं, P plus rho Gy नहीं लगाते हैं. But I had said that in the case of a liquid that is accelerated. In this case, the liquid is accelerated, but it is not accelerated vertically. It is in flow, but the flow is horizontal. Vertically, it is still a hydrostatic situation. And therefore, the pressure at A can be written as the pressure here plus rho Gy. Make sense? Yes, sir. तो अब जब तुम ये PA यहाँ घुसा दोगे और इसको इससे इक्वेट करोगे तो तुम देखोगे कि PATM कैंसिल हो जाएगा, तो rho Gy वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर V प्राइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा V स्क्वायर माइनस 2GH. दैट्स योर आंसर. In a way, if you look at this result, it is simply the velocity that you would expect to have if you took something which had V velocity at the bottom and caused it to go up a height of h. ये V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AH लिखा हुआ है. यानी तुमने क्या किया है, नीचे V स्पीड से चलता हुआ पानी को तुमने h हाइट चढ़ा दिया है, तो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी उसका V प्राइम है. फिर ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गया है. The L shape, really all it has done has taken that flow and converted into some gravitational energy, and the remaining is the kinetic energy. Make sense? सबको समझ में आ गया? तो मेन जो पॉइंट था इसमें सीखने का वो ये पॉइंट था. I would say this is the important thing to learn in the pitot tube's functioning, is that the pressure just inside the static region exceeds the pressure just outside by this factor. You have a lot of speed here, and then suddenly you have no speed. So all of that also converts into pressure on this side. ठीक है. अब हाँ चिन्मय, मैं वही बता रहा हूँ कि पिटोट ट्यूब का यूज क्या होता है. नाउ यू माइट से कि ये बड़ा टॉय लाइक चीज है, इसका क्या यूज है अदर देन लाइक सिंपली जस्ट डूइंग दिस. सो इफ यू लुक एट द सिचुएशन, जो सिचुएशन मैंने बोला उसमें पिटोट ट्यूब रेस्ट पे है और पानी v स्पीड से आ रहा है. बट क्योंकि मोशन रिलेटिव होता है तो यू कुड वेरी वेल इमेजिन कि पानी रेस्ट पर है और पिटोट ट्यूब v से जा रही है, तो भी यही फिजिक्स होगा उसका भी. तो अगर ये पिटोट ट्यूब किसी बोट में लगा हुआ है और वो बोट v स्पीड से चल रही है, तो पिटोट ट्यूब का जो फ्रंट फेसिंग पार्ट है वो पानी के रिलेटिव v स्पीड से ही जा रहा होगा, यानी उसके रिलेटिव पानी v से ही पीछे आ रहा होगा. ऐसा ही फॉर्मेशन उसमें भी हो रहा होगा. By being able to measure this v prime, you can actually measure the speed with which the pitot is moving relative to water, or which is the speed of the boat. This is a kind of a speedometer used in things which move through fluids. Not only is the pitot tube used as a speedometer for boats, it is also used as a speedometer for aircraft. When aircraft move, जब planes move करते हैं तो पानी नहीं होता, हवा होता है, लेकिन फिजिक्स सेम है क्योंकि वो भी फ्लूइड ही है. उसका डेंसिटी थोड़ा कम है, लेकिन बाकी लॉजिकली स्पीकिंग इट इज द सेम थिंग. सो उसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट अगर तुम देखोगे कभी, इफ यू नोटिस दिस, you can google the photo and see for yourself, but the next time you board an aircraft, whenever that is, you can see, if you happen to, अगर तुम वो ब्रिज से बोर्ड नहीं कर रहे हो, अगर वो बस से लेकर गए तुमको, एंड यू हैव सम, you can walk to the aircraft and walk by the side and get to, so you can see जहाँ पे फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट आ रहा होता है, उधर में ही जहाँ पे पायलट का विंडो एंड ऑल होता है, उसमें तुम नीचे की तरफ एयरक्राफ्ट का अंडर साइड में देखोगे तो दोनों तरफ छोटा सा ऐसे एल शेप चीज निकला रहेगा, पॉइंटिंग इन द फ्रंट डायरेक्शन. ठीक है. एंड दोज बेसिकली आर द pitot tubes, and as the aircraft goes through the air, the pitot tube is essentially, I mean, of course, in the aircraft it is not simply a jet of air coming in, this is hooked up to some measurement. यहाँ पर भी कुछ रीडेबल सिस्टम लगाया जाएगा जो इस स्पीड से फंक्शन करता होगा, so that you can read it. कुछ और यहाँ पे मैकेनिज्म लगाएंगे, बट द पॉइंट इज द pitot tube functioning, the idea of this speed converting to pressure, which then produces this speed, which is the thing that you can measure to figure out the speed, and that is the air speed of the aircraft, the speed of the aircraft relative to the air. ठीक है, सबको समझे? So basically it's a speedometer. हाँ, it's a speedometer. It's a speedometer, and it's a speedometer used for things which are moving through fluids. You don't use this kind of thing for cars,
and surface transport, because over there, first of all, you don't need that accurate a reading. Plus, also, it's not very important what the speed of the car with respect to the air is, because air is not the medium for the car. The road is the medium for the car. It could be very windy, and so the speed of the car relative to the air might be a lot of speed, but that doesn't mean you are going to get to your destination sooner. The relevant speed is the speed of the car with respect to the road, and that is easily measurable because the number of turns per second of the wheel is directly correlated to how far the car goes, and so but just the rotation of that can be calibrated into a reading of the speed. You can't do that with aircraft because the rotation of the propeller or whatever does not really accurately represent how fast the aircraft goes through the air. You have to measure the speed of the aircraft relative to the air because it's the air in which the aircraft is moving, right? सर एयरक्राफ्ट में कहाँ पर होता है, मुझे वो क्या नहीं चीज? समझा सर, एयरक्राफ्ट वाला नहीं समझा। एयरक्राफ्ट में पीटो ट्यूब सामने लगा होता है। एयरक्राफ्ट का ये वाला पार्ट जो होता है उसमें यहाँ पे लगा होता है, ऐसे छोटा सा, दोनों तरफ लगा होता है, सामने की तरफ। शिप्स बोट्स में भी वही यूज होता है? हाँ, शिप्स बोट्स में भी वही यूज होता है, एयरक्राफ्ट में भी ये यूज होता है, और जो नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिनमें हम लोग ट्रैवल करते हैं उनमें यूजुअली आगे की तरफ लगा होता है। तो जहाँ उसका फ्रंट लैंडिंग गियर होता है तुम देखोगे उसके थोड़ा आगे होता है, और मतलब विंडो के जस्ट थोड़ा सा नीचे और साइड में होता है, दो निकले होते हैं ऐसे सामने की तरफ पॉइंटिंग, ठीक है। सो दोज आर यूज्ड, एंड अब उसमें भी और टेक्नोलॉजी होती है। इट्स नॉट एज क्रूड एज सिंपली एयर गोइंग इन एंड डूइंग, they have done a lot of things, because one thing that happens with aircraft also is that the pitot tube has a tendency to freeze up, because when you're flying at like 37,000 feet, the temperature outside is like minus 50 degrees Celsius, and any condensation or any amount of water vapor will eventually tend to freeze and block the front of the pitot tube. And in fact, accidents have happened, fatal accidents have happened to aircraft because of the freezing of the pitot tube. So I don't remember exactly which aircraft it was, but it's a very famous accident. You can look it up. And this aircraft basically crashed into the Atlantic Ocean, and the primary reason was that after they did the investigation, everything, the primary reason was the freezing up of the pitot tube, which basically gave some erroneous reading to the people inside कि कितना फास्ट वो जा रहा है, वो उनको गलत आइडिया लग रहा था। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने इनपुट्स दिए कि अच्छा हम अगर इतना फास्ट जा रहे हैं, so on, they turn out to be incorrect, and so they took the aircraft on some maybe it stalled or whatever. तो अब obviously, I mean, that's from some long time back, 20-25 years old. And pitot tubes are very refined now. They are not simply just a pipe pointing into the air. There are other things also in it. But the broad principle of the functioning is this. This is really the key feature, that there will be a stagnation zone formed. And so the outside kinetic energy will become pressure on the inside. That's really the thing. ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इसी पे बेस्ड मैं दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ। ये भी एक रियलिस्टिक डिवाइस से रिलेटेड है, जो एक और मेजरमेंट डिवाइस है। सो लेट मी गिव यू द प्रॉब्लम, बट इसका प्रिंसिपल यही है, सिमिलर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। दैट लेट्स से आई हैव अ पाइप, ठीक है, गैस पाइपलाइन होता है। तो जब गैस कहीं से निकलता है, आई डोंट नो चिन्मय, यू कैन लुक इट अप, आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द एयरक्राफ्ट इट इज, बट देयर वाज वन फेमस एक्सीडेंट रिलेटेड टू द पिtot ट्यूब फ्रीजिंग अप। तो दूसरा एक प्रैक्टिकल डिवाइस होता है जो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि इफ वी हैव लेट्स से अ गैस पाइपलाइन, ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक बड़ा सा गैस पाइपलाइन है। तो गैस पाइपलाइन का मतलब है कि जहाँ पे गैस निकलती है, नेचुरल गैस, वहां से जब उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, so sometimes they liquefy it and transport it as a liquid, but many times they transport it as a gas, directly as a gas, and it goes long distances, right? These pipelines go, if you know about this, if you have some idea, there is a very long pipeline, gas pipeline coming from Iran all the way to India. Also politics hota rehta hai, recent times mein bahut us pe issues ho rahe the, but it is there and it brings natural gas all the way from there till here, and there are many such pipelines. India में भी जहां जहां नेचुरल गैस निकलती है वहां से फिर लंबे लंबे पाइपलाइन से उसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। सो ये एक पाइपलाइन है जिसका तुम साइड, मतलब लॉन्ग पाइपलाइन है, वाइड पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन में जो है गैस फ्लो कर रही है एट सम स्पीड, ठीक है। और हमने इसमें क्या किया होता है, एक ट्यूब लिया होता है, इस तरीके से नैरो ट्यूब लिया होता है, जो इसमें ऐसे जाता है
और फिर ऐसे घूम के इसी में घुस रहा होता है वापस। तो मतलब क्या है उसका? क्या चीज? So what is its use? हाँ, I'll tell you. And so it comes in like this and then it faces into the gas flow. First of all, do you guys understand how this is arranged? Yes, sir. इधर में तो ये पाइपलाइन में ही लगा हुआ है. It's like a hole in the pipeline. And then it goes down like this and goes up like this, and over here it pierces into it and sticks out with the open end facing into the gas flow. So you can already see a kind of a P2-like formation here, right? और फिर क्या होता है कि गैस इसमें फ्लो कर रही होती है, यहाँ पे गैस फ्लो कर रही है, ठीक है? और गैस का तुम ले लो कि लेट अस से कि गैस का जो है डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा। और फिर क्या किया होता है इन्होंने कि इधर में एक लिक्विड फिल किया होता है जो इधर और इधर डिफरेंट हाइट्स तक होता है, यानी जो नीचे से ट्यूब निकला हुआ है उसमें लिक्विड है और ये लिक्विड का डेंसिटी रो ले लो, ठीक है? और ये जो पाइपलाइन है तुम्हारा, इसका तुम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो ए, या इसकी क्रॉस सेक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं क्रॉस सेक्शन ले लो, क्योंकि another term I will introduce using the cross section in this problem, so that is something you should know also. And there is a height difference in the tube where the liquid is, and let's say the height difference is delta H, ठीक है? Sigma is the density of the gas, rho is the density of the liquid which is in the tube, and sigma is the density of the gas which is flowing in the pipeline, right? This is the pipeline in which the gas is flowing, and this is the tube. So gas will be entering the tube from both ends, right? हाँ, यहाँ पर भी गैस फिल्ड अप होगा, वो स्टैटिक हो गया होगा, यहाँ पे भी फिल्ड अप होगा, वो भी स्टैटिक हो गया होगा। अल्टीमेटली जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब ये दोनों पूरा गैस से फिल्ड है और अब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही है, गैस जो है बाकी फिर फ्लो कर रही है इसमें। मेक सेंस? Yes, ऐसा ग्रेविटी नीचे है ना? हाँ, ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउन। और तुम्हें क्या करना है, in terms of these properties, sigma, rho, delta H, you have to find the flow rate of the gas in the pipeline. The speed ना? Nahi. So let me also quickly tell you one thing, because that is something that you have to know anyway. And so via this problem, let me introduce that concept. Flow rate is something that we have already studied. You just don't know its name yet. Flow rate जो है Area into velocity. by definition is the volume of fluid flowing past a cross section per unit time. फ्लो रेट का सिंबल Q होता है और फ्लो रेट की वैल्यू जो होती है सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फ्लो स्पीड होता है। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस विल बी द वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है जिसमें a1 v1 इक्वल टू a2 v2 करते हैं, वो a1 v1 और a2 v2 फ्लो रेट ही होते हैं। इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ही है फ्लो रेट हियर इक्वल टू फ्लो रेट देयर। तुम लोगों को समझा मैं क्या कह रहा हूँ फ्लो रेट का? तो किसी भी जगह पे अगर तुम्हें क्रॉस सेक्शन पता है a और वहां पे फ्लूइड का फ्लो का स्पीड है v, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू स्पीड is the volume going past every second. That is called the flow rate. तो वो तुम्हें इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है।
आइविन करेक्ट आंसर है। स्नेक करेक्ट आंसर है। कुने करेक्ट आंसर है। ओम करेक्ट नहीं है, वो ऊपर न्यूमरेटर तेरा करेक्ट नहीं है। बिना तेरा भी न्यूमरेटर में गड़बड़ है, डिफरेंस नहीं आएगा। क्षितिज करेक्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं आएगा उधर।
तेजस करेक्ट है, मिराज करेक्ट है, चिन्मय करेक्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं आएगा ऊपर। नहीं आइविन, छोटा ट्यूब का क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, वो रेलिवेंट वैसे भी नहीं रहेगा, यू कैन सी। रिदम करेक्ट है, मिताली करेक्ट है, ओम नहीं, न्यूमरेटर गलत है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। हर्षित करेक्ट आंसर है, अनवाय न्यूमरेटर में से डिफरेंस नहीं आएगा। प्रणव बंसल करेक्ट है, हाँ चिन्मय। हाँ सेतु करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, बिना करेक्ट है, सो मैं करता हूँ इसको सॉल्व फिर। हाँ प्रांजलि तेरा भी करेक्ट है, क्षितिज करेक्ट है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल consider a point here which is right above this tube, ठीक है, और उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में एक पॉइंट इसके जस्ट अंदर, जस्ट बाहर और जस्ट अंदर।
call this A, call this B. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम लेवल में हैं, तो तुम्हें ऑलरेडी तुम सीख चुके पीटो का प्रिंसिपल ये है कि प्रेशर एट B will exceed pressure at A by the term half sigma V square, sigma being the density of the fluid, in this case the gas. Correct? सर वो क्यों ऐड किया, नहीं समझा। क्या बोल रहे हो? P और B एट A सेम नहीं ले सकते, सेम मतलब? दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा ना प्रेशर B और नहीं A नहीं पे। नहीं 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 नहीं, वही तो बात है। You can't gloss over that detail. ट्यूब के अंदर जो ट्यूब फेसिंग इनटू द फ्लो है, उसमें गैस पहले पूरा फिल हो गया नीचे तक, फिर पूरा जब फिल होके चोक हो गया, तो अब बाकी गैस उसके बाजू से फ्लो करके जा रहा है, तो वो गैस का प्रेशर जस्ट आउटसाइड और जो अंदर गैस है जो कंप्लीटली स्टैटिक है, उनका प्रेशर इक्वल कैसे हो सकता है? ऑलराइट सर। जब भी फ्लूइड्स में कहीं पर भी अचानक से ओपनिंग का साइज चेंज हो गया हो और फ्लूइड का वेलोसिटी ड्रामेटिकली चेंज हो जाए, तो प्रेशर भी ड्रामेटिकली चेंज होता है। कहीं पर भी हमें अप्रोक्सीमेटली ये नहीं कर देना चाहिए कि वो उसके बाजू में ही है, बाजू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बाजू में हो, ट्यूब ले लो तुम, उसके जस्ट अंदर और जस्ट बाहर के पॉइंट्स पे भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा, अगर आगे किसी कारण से जो है ब्लॉकेज हो गई है। अगर ब्लॉकेज नहीं है और सीमलेसली हवा जा पा रही है या लिक्विड जा पा रहा है, तो कोई फर्क नहीं है इस अंदर और बाहर वाले पॉइंट में। लाइक आई शोड यू इन द प्रीवियस एग्जांपल्स, अगर ट्यूब आगे से पूरा ही खुला हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंदर वाला पॉइंट और बाहर वाला पॉइंट की स्टोरी एकदम आइडेंटिकल है। द मोर दिस इज क्लोज्ड, द मोर देयर इज ब्लॉकेज, the bigger the difference of pressure between these 2 points, no matter how close they might be. There is a sudden change in pressure, an abrupt change in pressure, and that is really the whole point. तो पीटो का जो ये प्रिंसिपल है कि उसका ओपनिंग फ्लो के अगेंस्ट खोल के रखो, वो किया ही इसलिए जाता है टू गेन दैट अब्रप्ट राइज ऑफ प्रेशर, because that abrupt rise of pressure here compared to here is what eventually pushes this liquid lower than this liquid. I mean दोनों तरफ से, अगर मैंने इस ट्यूब को ऐसा ही कर दिया होता, तो यहाँ पे जो दोनों लिक्विड में लेवल का डिफरेंस है वो कितना होता? If instead of sticking this tube into the flow like this, had I connected it to the underside of the pipe in this manner, 0, then these two liquids would have been at the same level. Because flow तो हर जगह एक जैसा ही है, गैस के अंदर लंबा सा पाइप है, उसमें यहाँ पे और यहाँ पे कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन क्योंकि तुमने ये चीज किया हुआ है, उसी के कारण वो डिफरेंस आया है। तुमने ब्लॉकेज क्रिएट किया है, फ्लो को ब्लॉक किया है और अचानक से एक राइज ऑफ प्रेशर अक्वायर किया है, जिसके कारण इधर का गैस हाई प्रेशर पे कंपेयर टू ये, और ये फिर इसको पुश डाउन कर पा रहा है बाय सर्टेन फैक्टर। द पॉइंट ऑफ दिस डिवाइस, द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दिस डिवाइस इज दैट कि ये जो है एक बड़े से गैस पाइपलाइन में कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे लगे होते हैं, और ये क्लियर ट्यूब होता है। ऑफ कोर्स ये बहुत क्रूड डिजाइन है अगेन, बट यू कुड इमेजिन कि अगर दिस वाज द ईयर 1000 AD and somebody had just discovered this principle and we had just started moving water or gas or whatever, then this could be a good device. And in fact the principle is still the same कि हर 1 किलोमीटर पे या हर कुछ किलोमीटर्स पे 10 किलोमीटर पे पाइपलाइन ऊपर से जा रही है, मैसिव सी पाइपलाइन है, लेकिन उसके अंडर साइड में क्लियर ग्लास का या क्लियर या ट्रांसपेरेंट टाइप का ट्यूब होगा जिसमें लिक्विड होगा, और लिक्विड का हाइट का डिफरेंस जो है वो इस प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ये प्रेशर डिफरेंस जो है गैस का फ्लो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर क्या हुआ कि यहाँ पे तुमने देखा कि भाई ये हाइट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर आगे जाके सिमिलर डिवाइस में तुमने देखा कि कम डिफरेंस आ रहा है, तो तुम इससे क्या कंक्लूड करोगे? Sir, can you repeat your question, please? अगर ये डिवाइस इस पाइपलाइन में जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर चलती है, उस पाइपलाइन में ये डिवाइस, हाँ प्रणव करेक्ट, ये डिवाइस अगर एवरी फ्यू किलोमीटर्स पे लगी हुई है, और तुमने अभी एक डिवाइस को देखा, फ्लो इस तरफ है, तुमने इस डिवाइस को देखा और इसमें इतना हाइट का डिफरेंस है, तुम 2 किलोमीटर आगे गए, वहां पे सिमिलर डिवाइस लगी हुई है, लेकिन उसमें लिक्विड का हाइट का डिफरेंस कम है, देन व्हाट डू यू कंक्लूड? The speed is decreasing. The flow rate basically between this device and the next device, somewhere there is a leak in the pipeline. This device is basically measuring the flow rate
which has to do with how fast the gas is going, and of course that has to do with, I mean, eventually अगर थोड़ा देर के बाद लीक हो जाएगा गैस, that is why you put it at fixed intervals, because एक 100 किलोमीटर लंबे पाइप में कहीं गैस लीक होने लगा तो तुम केवल डेस्टिनेशन पे देख के थोड़ी ट्रबल शूट कर पाओगे उसको कि अरे उधर से उन्होंने 100 लीटर पर सेकंड गैस भेज रहे हैं, इधर अपने को नहीं मिल रहा है, तो ढूंढते रहो बीच में कहीं पर. So that is why it's like a troubleshooting device at every few kilometers, and then if the reading is maintained, then you know that it is fine. Or if the reading decreases in a certain manner, let's be realistic, no matter how good a pipeline you make, there would still be some amount of leakage, and that is probably acceptable even in commercial applications. So they must have some kind of a trend कि भाई पहला डिवाइस में इतना डेल्टा एच दिख रहा है, तो जो यहाँ से 2 किलोमीटर है उसमें इतना कम जो होगा वो एक्सेप्टेबल है, अगले वाले में उससे उसी पैटर्न में कम 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 होगा, तो ठीक है. लास्ट में अपने को 4 लीटर पर सेकंड गैस का लॉस हो गया होगा 100 किलोमीटर लाने में, जिसको और मिनिमाइज नहीं कर सकते भाई, इतना ही टेक्नोलॉजी है गैस का पाइप, क्योंकि पाइप एक सिंगुलर पाइप तो है नहीं, पाइप भी सेक्शंस में ही बना होगा, उसको ज्वाइन किया गया होगा. अब ज्वाइनिंग का जो मैकेनिज्म है उसकी एक सर्टेन रेटिंग होगी, लिमिटेशन होगी कि कितना रोक सकता है वो. But if you find sudden decrease in delta H or more than an expected decrease in delta H, then you know that there is some major leak of gas somewhere in the middle, and then you try to figure it out. जो join होगा उसको तुम देखो. So ये है उसका principle. इसका physical principle ये है कि ये Pitot arrangement करने से तुमने A और B के बीच में pressure का significant difference cause कर दिया है, और वही यहाँ पे significant difference of height of liquid में दिखाई दे रहा है. तो by reading this height difference you would know. In fact ये ट्यूब पे जो मार्किंग होगी ये हाइट की भी नहीं होगी, ऐसा सेंटीमीटर मार्किंग नहीं होगा, सिंपली उन्होंने गैस का फ्लो रेट का ही मार्किंग्स किया हुआ होगा कि अगर इतना हाइट का डिफरेंस का मतलब ही इतना फ्लो रेट होता है, राइट. सो यू कुड रीड इट डायरेक्टली एंड नो द फ्लो रेट. सो इन एनीवे पॉइंट इज प्रेशर एट B is bigger than pressure at A by the term half sigma V square. अब मैं क्या करूंगा, मैं A से नीचे उतरूंगा गैस में, तो प्लस वॉट एवर रो जी एच करके आ जाऊंगा यहाँ पर, प्लस सिग्मा जी एच, सॉरी यहाँ पे मैं गैस का प्रेशर भी अकाउंट में ले रहा हूँ एक सेंस में, और यहाँ से उतरूंगा तो प्लस इतना करके आऊंगा, प्लस इतना करके आऊंगा. तो तुम ये समझ सकते हो कि पीए प्लस समथिंग प्रेशर प्लस सिग्मा जी एच से यहाँ का प्रेशर मिलेगा, प्लस रो जी डेल्टा एच करके यहाँ का प्रेशर मिलेगा. अल्टीमेटली मैं एक लिक्विड में एक लेवल पे प्रेशर इक्वेट करने वाला हूँ यहाँ पे इससे. तो यहाँ का प्रेशर अगर पीबी है, अगर तुम गैस का प्रेशर मान लो कि यूनिफॉर्म भी रहता है तो यहाँ पर भी पीबी होगा, और अगर तुम यूनिफॉर्म भी नहीं रहता है प्लस सिग्मा जी एच भी करने वाले हो, तो पूरा सिग्मा जी इतना है और इसमें सिग्मा जी इतना है प्लस रो जी इतना है. आर यू गाइस फॉलोइंग? Yes, sir. एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ इसको कि ये जो हाइट है, लेट मी कॉल दिस y, and then I'm going to equate pressure at points 1 and 2. तो 1 का प्रेशर कैसे लिखेंगे, पीए प्लस सिग्मा जी वाई प्लस डेल्टा एच, अगर तुम लेना चाहते हो कि गैस के कारण भी ऐड हो रहा है, सॉरी सिग्मा जी वाई प्लस रो जी डेल्टा एच, करेक्ट, सिग्मा जी वाई प्लस रो जी, और यहां लिखेंगे इक्वल्स टू पीबी प्लस सिग्मा जी वाई प्लस डेल्टा एच, पूरा वहां से वहां तक. अब पीबी माइनस पी ऑलरेडी हाफ ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर है, वो यहाँ डाल दो, बाकी सब कैंसिल आउट कर लो, तो देयरफॉर ऑन सॉल्विंग you will get your answer. V will come out to be under root of 2g, कितना आएगा, I think rho by sigma या sigma by rho, डेल्टा एच में Rho by सिग्मा sigma. ये आ जाएगा. देयरफॉर फ्लो रेट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, सबको समझ गया? क्वेश्चन सबको समझा, ये लॉजिक सबको समझा, पीटो का लॉजिक हमने कैसे यूटिलाइज किया है, बाकी जो है हमने. So this is another practical device based on the Pitot principle that helps you measure whether there is a leak, or in fact what it does help you measure is the flow rate directly.
and then by having it at regular intervals you can figure out if there is a loss in flow rate, therefore if there is a leakage. ठीक है? हाँ पार्थ, खत्म कर देंगे, 7:15 पे खत्म कर देंगे. All right, so then सर एक मिनट पेज निकाल. हाँ हो गया. ठीक है. Another device based on Bernoulli's continuity equation and basically fluid dynamics is called the siphon. ठीक है, तो साइफन का जो प्रिंसिपल है वो भी यही है. हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं. साइफन में बेसिकली ये होता है that you take a container and you then cause the liquid to start moving. If you have ever taken out petrol from a car to put in a bike, then you have used a siphon. कि कभी हमारा बाइक में पेट्रोल या स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया और किसी का कार में है, तो फिर we take a pipe and we put the pipe का end into their fuel tank and then we suck from the other side till some petrol starts to come out. Once you have a flow in the pipe, then you can put that pipe into a bottle and then the fuel will continuously keep coming out. Right? तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब वैसे तो तुम सोच सकते हो कि लिक्विड में क्योंकि तुम प्रॉब्लम क्या है कि लिक्विड तुम एक हाइट से लाना चाहते हो, लिक्विड यहाँ पर है, तुम ग्रेविटी का यूज करके उसे यहाँ लाना चाहते हो. So it should not be very surprising. Liquid anyway goes down with gravity. The trouble is you can't connect it directly. Maybe there is a barrier here. So you have to get it up and then get it down. So that is the surprising part of the siphon, that the liquid will first go up and then go down. तो उल्टा भी कर सकते हैं ना, नीचे से ऊपर? नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा. That has to be gravitationally higher than this point. But you can actually make it go even higher than this point before you actually get it down. I mean, अगर तुम नीचे से कनेक्ट कर देते तो सीधे सीधे इसमें आ जाता, लेकिन for whatever practical reason you might not be able to do it. For instance कि ये गाड़ी का फ्यूल टैंक है और गाड़ी का फ्यूल टैंक का ओपनिंग जो है वो यहाँ पर है, राइट? कि भाई ये तुम्हारा कार है या फिर कंटेनर टाइटेनियम का है, तो अब तुम्हें यहाँ से ही निकालना है उसको. ये फ्यूल टैंक है इसका, और फ्यूल टैंक नीचे होता है कंपेयर टू जहां से वो खुलता है ऊपर से उसका लिड. तो what needs to be done is that the liquid has to be brought up and then brought down. The trouble is you don't have a pump, right? That is why a siphon is being used. If you had a pump, like something that utilized maybe electrical energy or whatever, then you could always pump it up and then take it wherever. जैसे हम घर में पंप चला के पानी ऊपर चढ़ाते हैं, तो पंप अगर हमारे पास होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. In the absence of the pump, you are exploiting gravity but not in the direct way, क्योंकि तुम डायरेक्टली नीचे से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, खुद तब तो खुद ही चला जाता वो, लेकिन तुम्हें ये ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना है. अब इट सीम्स इम्पॉसिबल एट द बिगिनिंग बिकॉज व्हाई विल द लिक्विड गो अप विदाउट गेटिंग अ पंपिंग इफेक्ट? व्हाई विल इट गो अगेंस्ट ग्रेविटी? द रीजन इट गोज अगेंस्ट ग्रेविटी इज व्हाट यू विल डू इज, लेट्स से तुम्हारा ये ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है, ठीक है? ये तुमने अपना कार का वो खोल दिया है. So the idea is, तुम्हारा कार का नंबर प्लेट है. The idea is you will suck from this side so as to get it moving first. अब ऑब्वियसली क्या हो रहा है उस केस में, तुम क्या कर रहे हो, पहले तो इस ट्यूब के अंदर हवा भरा होगा नॉर्मली स्पीकिंग, या जब तुम स्ट्रॉ से कोई वो पी रहे होते हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हो, तो भी तुम क्या लॉजिक लगाते हो कि अब ग्रेविटी के अगेंस्ट कोल्ड ड्रिंक को ऊपर लाना है, राइट? खुद से तो आएगा नहीं वो. लेकिन तुम क्या यूज करने वाले हो, तुम ये फैक्ट यूज करने वाले हो कि अगर तुम स्ट्रॉ के एक एंड पे वैक्यूम कर दोगे तो बैरोमीटर वाला इफेक्ट हो जाएगा
कि बाकी जो फ्लूइड है उस पे तो एटमॉस्फेयर नीचे प्रेस कर रहा है, एटमॉस्फेयर को ही एक्चुअली यूज किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है, और एटमॉस्फेयर की प्रेसिंग जो है वो कोका कोला को जो है स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ाएगा, बिकॉज ऊपर जो है एटमॉस्फेयर प्रेस नहीं कर रहा है. विद योर माउथ you have decreased the pressure there to something lower than atmospheric, maybe not necessarily a vacuum, but close enough to a vacuum that the liquid can be pushed by the atmosphere up the straw. Make sense? So वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि तुम पहले इस एंड को, ट्यूब का एंड को लेके इसमें सक करते हो, तो जो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एयर था वो तुमने निकाल लिया, तो अब ये प्रीटी मच वैक्यूम हो गया है. अब इधर से तो एटमॉस्फेयर प्रेस कर ही रहा है इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह है, करेक्ट. लेकिन नॉर्मली लिक्विड इसमें ऊपर नहीं चढ़ता क्योंकि ऊपर भी एटमॉस्फेयर होता है, इसके अंदर भी गैस होती है. बाय सकिंग दैट एयर आउट इन द बिगिनिंग, you cause this atmosphere to press down on the fuel, which then starts to rise up in it and comes here and then starts to come out. The moment जैसे तुम्हारे मुंह में थोड़ा सा पेट्रोल आ जाता है तो तुम इस ट्यूब को बॉटल में लगा देते हो और छोड़ देते हो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होता और ये अपने आप पंप की तरह चलता रहता है. अब वो क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट होगा ही ना, राइट में. इधर हाँ, इधर भी होगा, ट्यूब के अंदर कम होगा, वो है मेन प्रिंसिपल. इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है. इशू ये अब ये हो जाएगा कि अब क्योंकि इसके अंदर फ्लो बन गया है पूरा, ये पूरा फ्यूल से भरा हुआ है, इसमें अब कोई गैस नहीं है. ठीक है, तो पहली एक चीज तो ये समझ लो कि क्योंकि तुम्हारा ट्यूब हर जगह सेम क्रॉस सेक्शन का है, तो उसमें हर जगह फ्यूल का स्पीड सेम होगा बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1v1 equal to a2v2, and since a is the same everywhere. अब जब तुम इधर और इधर में बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे पहले, ठीक है, यहां पे जहां से निकल रहा है वो और इस जगह पे, तो तुम देखोगे कि बर्नौली इक्वेशन लगाने से इधर का जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक से कम आएगा. कैन यू गाइस सी दैट ऑलरेडी बिफोर आई राइट दैट इक्वेशन? यस सर. अगर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं. पहला पॉइंट ए है जहां से लिक्विड निकल रही है, फ्यूल आ रही है. एक पॉइंट बी ले लेता हूं, इधर है. पॉइंट सी इधर है, और पॉइंट डी जो है वो मान लो तो बी और सी पे तो सेम ही प्रेशर होगा ना. हाँ, बी और सी में सेम प्रेशर आएगा. पॉइंट डी तुम ले लो जस्ट बाहर इसके, ठीक है, या यहां ले लो, डजंट मैटर. और पॉइंट ई ले लो तुम पानी के सरफेस पे, फ्यूल के सरफेस पे. ठीक है, सारे पॉइंट समझ गए सीक्वेंस में, ए बी सी डी और ई. ई भी हमारा फ्लो का पार्ट है एक तरीके से. यू हैव टू कंसीडर द होल थिंग एज अ फ्लो. जो फ्यूल में खाली हो रहा है वही ट्यूब में जा रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है, बट अदरवाइज इट्स द सेम फ्लो. ये ऐसे जाके और इसके अंदर से जा रहा है. सो इवन द पॉइंट ई, कोई अभी चैट पे कोई डाउट लिख रहा था, उस पे भेजो को होस्ट पे, देन आई कैन रीड इट. somebody just sent, मिताली या प्रांजलि, one of you. ई जो पॉइंट है या जो सरफेस जो पॉइंट है, that is also a participant in the flow. The whole flow starts from the surface, which is where it is wide, has a bigger cross section, and then it goes into the pipe and then flows all the way till here. ठीक है. अब अगर मैं पहले लगाऊंगा बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, लेट्स से, तो ए एंड बी में अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट ए which is PATM plus half rho V square plus rho GH equals to pressure at B plus half rho V square. हाफ रो V square ही होगा ये तो, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन अगर हर जगह सेम है तो उसमें ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, since tube has uniform cross section, speed of flow is same everywhere.
दिस इज बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैंने ये लगाया और प्लस बी पॉइंट पे हो जाएगा रो जी एच, मान लो ये एच हाइट है, सो ये टर्म तुम्हारा कैंसिल हो गया एंड यू कैन सी दैट पी बी is P ATM minus rho GH. It is lesser than ATM pressure. अगर अब तुम B और C पे लगाओगे बर्नौलीज इक्वेशन तो तुम देखोगे कि PB प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू PC प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। B और C सेम लेवल पर हैं तो उनका रो GH बराबर है और रो V स्क्वायर भी बराबर है क्योंकि सेम फ्लो है। तो इनफैक्ट इससे हमें पता चलता है कि पीबी और पीसी बराबर हैं। सो ये फ्लो है बट क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम है तो इसमें प्रेशर भी हर जगह सेम है। एक हॉरिजॉन्टल फ्लो में अगर क्रॉस सेक्शन सेम रहता है तो प्रेशर भी सेम रहता है, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है लेकिन क्रॉस सेक्शन वेरी करे, आगे नैरो हो जाए, तो क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले तुम निकालोगे कि स्पीड चेंज हो गया है और फिर बर्नौलीज इक्वेशन से निकालोगे कि प्रेशर चेंज हो गया, which by the way is itself maybe a surprising thing to learn. If I said something like, leaving this aside, if I said something like एक ट्यूब है जो आगे नैरो हो जाती है और इसमें फ्लो चल रहा है फ्लूइड का, तो एट पॉइंट ए वर्सेस एट पॉइंट बी वेयर वुड यू एक्सपेक्ट द हायर प्रेशर? B. 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 नहीं, करेक्ट आंसर ए है ऑफ कोर्स, बट तुम लोग ये बोलो कि अगर थोड़ा सा क्रूड सेंस में तुम देखते, लेमैन तरीके से बोलते, तो बी ही बोलते, राइट? मैं खुद भी बोलता, बिकॉज वी हैव दिस इंट्यूशन कि जहाँ पे नैरो हो गया है वहां समहाउ लाइक अ ब्लॉकेज और व्हाटएवर, इट्स लाइक क्राउडेड एंड सो वी एक्सपेक्ट दिस टू बी द हायर प्रेशर। एक्चुअली द रिजल्ट इज रिवर्स ऑफ दैट, इट इज अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव कि ए पे प्रेशर ज्यादा है और वो तुम ऐसे देख सकते हो कि ए पे स्पीड कम है क्योंकि ए पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो पता चलेगा कि बी पे स्पीड ज्यादा है। फिर बर्नौली इक्वेशन लगाओ, रो जी एच दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर ज्यादा है तो यहाँ पे पी कम होना पड़ेगा, सो दैट यहाँ का पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर के साथ मैच हो जाए। सो प्रेशर एक्चुअली ए पे ज्यादा है कंपेयर टू बी। Your intuition, which is that where there is more narrowing is where more pressure will be, is actually incorrect. The pressure is higher before that. The reason is more Newtonian. The pressure has to be higher in this region compared to this region because this body of liquid, which is just about to enter the narrow section, is accelerated. जब वो वाइडर सेक्शन में चल रहा होगा तो स्लो चल रहा होगा और अचानक से फिर जब वो नैरोअर सेक्शन में घुसेगा तो पतला होकर स्पीड अप हो जाएगा। तो क्योंकि उसको एक्सेलरेट होना है तो उस पर नेट फोर्स उधर आनी चाहिए और नेट फोर्स उस पर तब उधर आएगी जब इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर को एक्सीड करता होगा। द बिगर प्रेशर एट ए इज टू स्टफ इट इनटू द नैरो रीजन। द प्रेशर एट बी इज नॉट बिगर बिकॉज इट इज द नैरो रीजन। द प्रेशर बिफोर बी इज हायर because things have to be stuffed into a narrow region. Make sense? In any case, coming back to our main thing, पीबी और पीसी बराबर हो गए और अब तुम समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। जब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है तो बैरोमीटर वाला ही प्रिंसिपल है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है और यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक से कम होगा। I mean, basically वहां पे एटमॉस्फेरिक से कम है, so that is why it can be pushed up against that. You can now apply Bernoulli's between C and D also and D and E also. उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है C और D में, बस तुम्हें अगर ये हाइट में दे दूंगा एडिशनली तो तुम लगा के देख सकते हो। बट द थिंग दैट यू विल लर्न इज दैट जहाँ पे ये ट्यूब ओपन हो रहा है वो इस ट्यूब से हायर ओपन होना चाहिए। दैट इज रियली द क्लिंचिंग फैक्ट, क्योंकि जब तुम इसको Y ले लोगे यहाँ पर और फिर D के साथ लगाओगे तो फिर उसमें P, यहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, पीसी जो है वो पीबी के बराबर है और पीबी पीएटीएम माइनस रो जीएच है, यानी यहाँ पे प्रेशर जो है पीएटीएम माइनस रो जीएच है। तो इससे वाई नीचे प्रेशर हो जाएगा पीएटीएम माइनस रो जीएच प्लस रो जी वाई, जबकि वही पॉइंट जस्ट बाहर से देखें अगर इस सरफेस से कंपेयर करें तो पीएटीएम प्लस रो जी वाई प्राइम होगा। वो तुम लोग समझ रहे हो?
y प्राइम इज कि ये ट्यूब कितना डीप है इस पानी में। I hope all of you understand what I'm saying. ये जो है ये ले लो y नॉट और ये जो है ये ले लो y। तो अगर तुम अब c और d में भी लगा दोगे तो pc प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू pd प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0। तो इसमें भी हाफ रो वी स्क्वायर टर्म कैंसिल होगा तो तुम्हें पता चलेगा सॉरी गलत टर्म कैंसिल कर दिया, तुम्हें पता चलेगा pd इज pc प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। therefore pd is pc plus half rho v square, but pc is pb and pb is this, so it's really patm minus rho gh plus rho gy। ये हो गया pd, right? pd is the pressure just inside, d is the point just inside the tube, or just outside the tube प्रेशर कैसे लिख सकते हो वहां पर? patm plus rho g y naught. Do you guys understand? In the main tank, just right outside that tube, the pressure is this, and just inside it is this. So for the liquid to go there, this must be bigger than that, right? सर मैथमेटिकली तो प्रूव हो गया, बट लॉजिकली ऐसा ही लग रहा है ना कि ऐसे तो कैसे फ्लो होगा। हाँ, वो वही है जो मैं पहले एक्सप्लेन करा था। पहले आई ट्राई टू गिव यू सम फिजिकल इंट्यूशन फॉर इट। इट इज सिंपली दैट यू हैव बाय टेकिंग आउट द एयर and then setting up the flow, you have managed to decrease the pressure at this point to below atmospheric, and so that way the atmosphere can push this liquid up against that lower than atmospheric pressure, and once you have a connected body of liquid, it will continue to go like as if there is a pump. The condition for the siphon to stop working, देखो अल्टीमेटली तुम ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में प्रेशर कम करते करते कितना कम कर सकते हो? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑन दैट प्रेशर? 0, करेक्ट? ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है जिसका प्रेशर तुमने कम करके PATM माइनस रो GH कर दिया है, ये और कितना कम हो सकता है? मतलब मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है इसके? मिनिमम टू मिनिमम क्या वैल्यू इसकी हो सकती है? 0 हो सकती है कि वैक्यूम ही कर दिया तुमने वहां पर। एक्चुअल में तो वैक्यूम नहीं होगा, तुमने पहले जब शुरू में इसको सक किया होगा, हवा को निकाला होगा, मान लो कितना भी अच्छे से किया होगा तो वैक्यूम हो गया होगा भले ही, लेकिन फिर जब लिक्विड आके चलने लगा होगा और तुमने अपना मुंह हटाया होगा तो थोड़ा हवा आ गया होगा। मतलब आई मीन इन रियल लाइफ इट्स नॉट नेवर गोइंग टू बी एज परफेक्ट, सो इट वुड बी समथिंग बिगर देन वैक्यूम, राइट? बट हाइपोथेटिकली आइडियली यू कुड से कि भाई इतना बढ़िया है कि एकदम वैक्यूम, यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम वाला केस लिमिटिंग है, उससे कम प्रेशर यहाँ नहीं हो सकता। तो अगर तुम पीसी को 0 डाल के सॉल्व करोगे तो तुम्हें लिमिट मिल जाएगी कि वाई कितना ऊंचा हो सकता है। साइफन की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि तुम ये लिक्विड को पहले कितना भी ऊपर चढ़ा दो और फिर नीचे उतार दो। साइफन का वर्किंग का जो पहली कंडीशन है वो ये है कि जिधर लिक्विड जा रहा है डेस्टिनेशन सोर्स से ग्रेविटेशनली नीचे होना चाहिए। ये तो बेसिक क्राइटेरिया उसके काम करने का। अगर वो सेम लेवल पे है या ऊपर है तो चलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी देयर इज अ लिमिट ऑन दिस वाई। ऐसा नहीं है कि तुमने बोला कि अरे ये तो ऊपर है नीचे है तो अब मैं इतना ऊंचा साइफन लगा देता हूँ तो क्या लिक्विड वहां तक नहीं जा पाएगा? देयर इज एन अपर लिमिट ऑन दैट। वाई? बिकॉज देयर इज अ लोअर लिमिट ऑन दिस प्रेशर। 0 डाल के जब तुम सॉल्व करोगे तो एक सर्टेन वैल्यू आ सकती है, उससे ऊंचा साइफन में फिर तुम नहीं, उससे ऊंचा साइफन नहीं काम करेगा। सो इफ योर रिक्वायरमेंट इज अबव दैट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फ्यूल आउट ऑफ द टैंक। आर यू ऑल फॉलोइंग? Yes, sir. ये ऑब्वियसली बैरोमेट्रिक प्रेशर ही है, वही प्रिंसिपल है। बैरोमीटर में परफेक्ट वैक्यूम होता है तो जो है लिक्विड अपना एक सर्टेन हाइट तक चला जाता है, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं जा सकता है। भाई एटमॉस्फेयर है बाहर से, वो पुश कर रहा है, तुम ऊपर पूरा वैक्यूम कर दो तो जितना रो जीएच एटमॉस्फेयर टॉलरेट कर सकता है उतना टावर खड़ा कर सकता है उसके ऊपर। उससे ऊंचा टावर तुम लिक्विड का सपोर्ट नहीं कर सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फिर तो ये है कि भाई पिस्टन लगाओ और उसके ऊपर वेट डालो ताकि और कंप्रेशन। But I mean, in this scenario, that is impractical. The reason you're first of all not able to get into the tank, otherwise you would have directly gotten the fuel out, right? So वही basis है इसका जो barometer का है. It's just that it looks a little mysterious because if you see it in action, you suspect कि कुछ law of physics violate सा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन actually वैसा कुछ हो नहीं रहा होता है।
पहले तुमने चला लिया होता है, वैक्यूम टाइप कर दिया होता है, प्रेशर कम कर दिया होता है, उसके बाद इट्स अ सिंपल प्रेशर डिफरेंस का गेम। ठीक है, तो ये साइफन का प्रिंसिपल है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं वैसे जनरली साइफन के प्रॉब्लम्स होते नहीं है, आई मीन इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट सो टू से, दे कैन आस्क यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल दे कुड सिंपली से कि एक साइफन है, इतना बड़ा साइफन लगाना है, तो बताओ क्या वो करेगा। So you know what to do. I mean, the pressure here must not go below 0. That's your condition. Everything else follows from that. What is the limit on this? Whatever. ठीक है। सिद्धांत, जस्ट आउटसाइड डी वाले से मैं ये बोल रहा था कि ये प्रेशर इससे ज्यादा होगा तभी साइफन चलेगा। मतलब जस्ट आउटसाइड ट्यूब के जो प्रेशर है वो जस्ट इनसाइड ट्यूब के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो नहीं, वरना नहीं जाएगा। तो तुम लास्ट में फिर आके ये इस चीज को बिगर देन दिस कर दो, तो तुम्हारे पास कंडीशन आ जाएगी कि y नॉट मस्ट बी बिगर देन y माइनस h। ऐसी कंडीशन आ जाएगी। सॉरी, नॉट y माइनस h। क्या शौर्य, क्या बोल रहे हो तुम? को होस्ट पे भेजो, आई कांट रीड। कौन होस्ट? अच्छा, तुम लोगों को लेक्चर है इसके बाद? Yes, sir. Yes, sir. 7:30 से 9. अच्छा, तो क्या शौर्य, तू क्या पूछ रहा है? शौर्य इज आस्किंग इज दैट कैंसिल्ड? ही इज सेइंग इट इज कैंसिल्ड। अच्छा ठीक है, देन आई डोंट नो। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। एंड Excuse me, sir. So I had a doubt from something we did at the start of the class. हाँ बोलो। Sir, does the same water remain in the stagnant zone, or does the water keep getting replaced as well? It is actually getting replaced. Obviously it must be getting replaced. At that scale things are completely chaotic, so I can't, nobody can guarantee that the particular set of molecules that get trapped in the stagnation zone are the ones that are always there. They must be getting switched with other guys, they must be getting into the flow, and somebody else from the flow must be taking their place. But since molecules are assumed to be indistinguishable from each other, at our scale it makes no difference whether they actually change positions or not. As long as if there are 100 molecules there, it continues to be 100 molecules there, then the macro physics is completely the same. Got it, sir. Thank you. Right? तुम लोग क्या पूछ रहे हो मिराज? Y minus h would be negative, right? Y minus h, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा मैंने क्या लिखा है फिर? I think I will have to also write the relationship between the Bernoulli just outside and just inside. D के just inside और just outside पे मेरा जो V का relation होगा वो अलग होएगा. Maybe that I have made an error here. Let me just quickly see. D पे मैं बोल रहा हूँ just inside and just outside. अगर मैं Bernoulli's लगाऊं, inside outside मतलब जहाँ पाइप इसमें जा रही है वो और ये पॉइंट, तो उस केस में जो है अंदर वाले केस में मैं लिखूंगा PD प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी 0 है। बाहर मैं लिखूंगा मान लो PD प्राइम, ये D प्राइम पॉइंट है, ये D पॉइंट है,
प्लस उधर हाफ रो वी स्क्वायर 0 है, रो जी एच भी 0 है। हाफ रो वी स्क्वायर इसलिए 0 क्योंकि बड़ा सा टैंक है अज्यूमिंग, तो ये स्पीड जिससे वो आ रहा है वो काफी कम है कंपेयर टू इसके अंदर वाला। ठीक है, तो उस केस में जो यहाँ प्रेशर है वो एक्चुअली पीडी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है, तो उसमें एक हाफ रो वी स्क्वायर टर्म भी होना चाहिए, वो होगा बाहर का प्रेशर। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये उतना रेलिवेंट नहीं है कि मैंने बाहर का प्रेशर ऐसे लिखा था। अगर तुम जस्ट बाहर का प्रेशर लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिखोगे। मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम बोलोगे कि साइफन नहीं काम कर रहा है तो उसकी कंडीशन ये होने वाली है कि पीसी या पीबी, पीसी जो है वहां का प्रेशर तुम बोलोगे 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली दैट विल गिव यू द लिमिटेशंस ऑन द सेट ऑफ हाइट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ऑलराइट, ओके, तो खत्म कर, हाँ क्लास खत्म है। तो अगर डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, जिसको डाउट है वो पूछ लो। सर इन द हाँ, बोलो। प्रीवियस क्वेश्चन सर आंसर में वो डिफरेंस आएगा ना? डेंसिटीज का डिफरेंस हाँ यस सर। नहीं आ रहा है ना, सिग्मा बाय सिग्मा होना चाहिए। डेंसिटीज का डिफरेंस आ रहा है क्या मेरे इसमें कैलकुलेशन में? ये सिग्मा वाई तो कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, वो डेल्टा एच में सिग्मा वाई रो माइनस सिग्मा होगा। डेल्टा एच में सिग्मा जी वाई कैंसिल हो गया, सिग्मा जी वाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा जी डेल्टा एच और सिग्मा रो जी डेल्टा एच है। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ये अज्यूम किया होता इसमें कि गैस का जो डेंसिटी है उसके कारण कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं हो रही है, मतलब गैस में हाइट के कारण कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं हो रही है, Then you assumed it's an ideal gas, right? नहीं, that is not an ideal, that is not related to whether or not the gas is ideal. It is related to whether we are saying the density of the gas is comparable to rho or is very small. If the density of the gas is very small compared to the density of the liquid, then we can practically assume that all of the pressure here is the same pressure. Right? मतलब जैसे लिक्विड का डेंसिटी में क्या होता है कि हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है, तो गैस में क्योंकि गैस की डेंसिटी यूजुअली बहुत टाइनी होती है तो हम जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं जो वेरिएशन विद हाइट होता है। मैंने तो पूरा प्रिसाइसली ले लिया है, वेरिएशन विद हाइट भी अकाउंट में ले लिया है, इसीलिए मेरा एक्चुअली ये आंसर नहीं आएगा। मेरा आंसर आएगा रो माइनस सिग्मा। एंड आई थिंक तुम में से कुछ लोगों का आ रहा था वो और मैंने उसको गलत बोल दिया था। अगर ऐसे लिखेंगे तो रो माइनस सिग्मा ही आएगा, करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। बट अगर अब मैं बोलूं कि नहीं एक्चुअली गैस का डेंसिटी जो है प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में रहेगा प्रॉब्ली समथिंग लाइक दैट की सिग्मा इज मच स्मॉलर देन रो, अगर वैसा है तो तुम ये कह सकते हो कि फिर जो है या तो उसी आंसर में ही मॉडिफिकेशन कर लो तो ये आंसर बन जाएगा। इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है पीबी माइनस पीए जो है सिग्मा वी स्क्वायर है, तो सिग्मा जी वाई कैंसिल हो गया, रो जी डेल्टा एच इक्वल्स टू सिग्मा वी स्क्वायर बाय 2 प्लस सिग्मा जी डेल्टा एच, ये बन रहा है ना। तो एक सेकेंड, तो इस केस में जो है 2 इंटू रो माइनस सिग्मा बाय सिग्मा जी का रूट डेल्टा, हाँ ये है। तुम लोगों में से कुछ लोगों का ये भी आया था आंसर, आई वुड से ये मेरा भी यही आ रहा है, इनफैक्ट मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो जिसका ये आ रहा था वो करेक्ट भी था, लेकिन कुछ लोगों का ये आ रहा था, आई थिंक मुझे यही याद था इसलिए मैं गलत बोल रहा था। वो तब है अगर हम बोलेंगे कि सिग्मा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रो, तो तुम यहाँ पर भी उसको ड्रॉप कर सकते हो कंपेयर टू रो, लाइक बाय इटसेल्फ यू डोंट ड्रॉप समथिंग, बट व्हेन इट इज रिटन एज एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू अ वेरी लार्ज वैल्यू, इट्स लाइक सेइंग कि नीचे तो 0.02 लिखा है तो उसको कुछ जीरो नहीं कर देंगे, लेकिन ऊपर 1 माइनस 0.02 लिखा है तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, केवल 1 छोड़ सकते हैं। तो विद दैट अप्रोक्सीमेशन दैट इफ सिग्मा इज मच स्मॉलर देन रो, then you get the answer which I said is the correct answer, which also many of you were getting. And so तुम लोगों को एक्चुअली अप्रोक्सीमेट करके नहीं आया होगा, तुम लोगों ने यहीं पे उसको अप्रोक्सीमेट मार दिया होगा सोल्यूशन में ही। तुम लोगों ने बोला होगा कि जो पीबी प्रेशर है
उसमें फिर कुछ ऐड नहीं होगा, वही प्रेशर डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा। और जो पीए प्रेशर है उसमें भी कुछ सिग्मा के कारण ऐड नहीं होगा, वो डायरेक्टली यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। सो इफ यू से दैट देन यू कैन ड्रॉप दीज वाई टर्म एंड दिस सिग्मा वाई टर्म, सिग्मा डेल्टा एच टर्म। ठीक है, तो भी वही आंसर आएगा, करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. So Yes, the sir. two answers differ in terms of whether or not we are assuming sigma is very, very small compared to rho or not. Generally, we do assume that the gas is much less dense. And so in that sense, I would say कि ये वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट है। मैंने उसको वैसे अप्रोक्सीमेट नहीं किया, मैंने पूरा लेके कर दिया, तो मेरा आंसर ये आएगा फिर। तो अगर तुम लोगों का ये भी आ रहा है तो वो भी करेक्ट ही, आई वुड से विदाउट द अप्रोक्सीमेशन दिस इज द आंसर, बट यूजुअली वी टेक द अप्रोक्सीमेशन, सो देन दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑलराइट, ओके।